हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सीरीज तीसरा क्लास है, थर्ड क्लास में हम लोग देखते हैं। तो जो नए बच्चे हैं जो आज पहला दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, उनसे मेरा सलाह रहेगा कि पिछला 2 वीडियो जो है उसको आप ज़रूर देखें, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे, समझने में आपको सुविधा हो। पीछे का 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे वीडियो का आज शुरुआत करेंगे। और जो आज पहला दिन देख रहे हैं, तो अगले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो। इट्स ओके। तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, केवल वीडियो को देख रहे हैं, वह बिल्कुल इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि हम लोग पूरे 12th के सिलेबस को, जो बच्चे कोरोना के कारण प्रभावित हैं, जिनके गार्जियन सर्वाइव नहीं है, या जो बच्चे बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं और वास्तविक में अभी निकलना भी नहीं चाहिए घर से, तो उनके लिए है कि आपका पूरा 12th का सिलेबस का सीरीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम, आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हो, झारखंड बोर्ड से दे रहे हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से दे रहे हो, उसके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू। देखा जाए आगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे देखा जाए, इससे क्या होगा कि मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इंकरेज मिलेगा कि नहीं, बच्चे जो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपका सब पर थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रड है और इस रड का लेंथ सपोज 10 सेंटीमीटर इज गिवन एंड चार्ज of 100 coulomb is uniformly distributed over the rod. There is a rod of length 10 centimeter and charge of 100 coulomb is uniformly distributed over its length. Then find its linear charge density. तो कह रहा है कि इसका linear charge density का वैल्यू क्या हो। हमने कहा कि एक रड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 100 कूलम चार्ज जो है एक समान रूप से यूनिफॉर्मली पूरे रड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो बताइए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर हम लोग जानते क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज कितना है 100 कूलम। लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज पर यूनिट, आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज Q अपॉन L। तो आपका Q का वैल्यू कितना है 100 कूलम और लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो सारे फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू एक सिस्टम में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सीजीएस सिस्टम में है, इसको एसआई सिस्टम में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.1 आ जाएगा। तो आपका 0.1 हो गया। देखिए 10 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, इसको मीटर में करेंगे तो 10/100 इतना मीटर आ गया। 0 ने 0 को मार दिया, दैट इज 0.1 मीटर। क्या? तो अब इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10, दैट इज आप कह सकते हैं 1000 कूलम पर मीटर। चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, दैट इज कूलम पर मीटर। क्लियर हुआ आपका। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं कि जैसे ये आपका कोई मेटल का सीट है, एक मेटल का सीट है और ये स्क्वायर शेप में, और सपोज 200 कूलम चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द सीट। इस सीट के पूरे सरफेस पर एक समान रूप से 200 कूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एंड द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, ये स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड इक्वल है ए, जहां प्रत्येक साइड का जो लेंथ दिया गया है वह आपका सपोज 100 सेंटीमीटर इज गिवन। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर। देन फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। पढ़ना चाहिए। जो बच्चे नया है, 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को स्टॉप करके पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि एक मेटल का सीट है स्क्वायर शेप में, वर्ग के आकार का, और इस पूरे सीट के सरफेस पर 200 कूलम चार्ज को यूनिफॉर्मली एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
और कह रहा है कि इस स्क्वायर के प्रत्येक साइड का लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, इसका मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो ये शेप क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि स्क्वायर का सरफेस एरिया साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर इसका मतलब साइड इंटू साइड। तो आपका चार्ज हो गया 200 कूलम, तो 200 कूलम। साइड एरिया, तो इस स्क्वायर का एरिया लिखेंगे सरफेस एरिया, तो क्या होगा साइड का स्क्वायर। साइड का लेंथ कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो क्या इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। और इस स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर दैट इज 200 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे दैट इज कितना आ जाएगा 200। यूनिट लिखना है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, और एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 200 कूलम पर मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या। अब इसी तरह से एक और आप लोग को छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए जल्दी से रफ्तार में, कि जैसे एक स्फीयर है, इट इज ए स्फीयर, ये कैसा है स्फीयर है, और आपका इसके पूरे सरफेस पर, इस स्फीयर के सरफेस पर आपका 400 कूलम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसका रेडियस जो है सपोज मान लिया जाए कि आपका 200 मीटर है, इतना है 200 मीटर नहीं 200 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, बन जाना चाहिए कि एक स्फीयर है और इसके पूरे स्फीयर के सरफेस पर 400 कूलम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक समान रूप से वितरित किया गया है, और इस स्फीयर का रेडियस जो है वह 200 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका बताइए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो, फाइंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। आई होप सो बन गया होगा, क्योंकि स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो आपका किसी भी बॉडी का सरफेस चार्ज डेंसिटी जो हम लोग बनाते हैं वह क्या होता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका सिग्मा निकालना है, तो चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया स्फीयर है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ 400 कूलम, नहीं स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज हो गया 400 कूलम, 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 रख सकते हैं, या 22/7 रख सकते हैं, 7 उलट के ऊपर चला गया। अब आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस का वैल्यू कितना है 200 सेंटीमीटर। ये रेडियस 200 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 मीटर। या ऐसे भी जानते हैं 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर। अब देखिए यहाँ पर रेडियस का वैल्यू 2 मीटर हो गया, तो ये 2 का क्या है स्क्वायर। तब देखा जाए 400 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो आप 4 से यहाँ कैंसिल कर सकते हैं 100, ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं दैट इज 25 इंटू 7 दैट इज आपका कितना हो जाएगा 175, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 22। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना है उतना कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाले, चार्ज बटा एरिया सरफेस एरिया, तो चार्ज का कूलम सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। एक और छोटा सा क्वेश्चन देने का इच्छा कर रहा है, देख लिया जाए, कहीं दिक्कत है तो मैसेज में कर सकते हैं, कहीं थोड़ा सा भी परेशानी रहेगा तो मैसेज कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर परेशानी रहे तो बिल्कुल मैसेज करना है, ये नहीं सोचना है कि जो है फ्री में वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इसका हम लोग एक्शन नहीं लेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से सीख रहे होंगे, मिटाया जाए। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे ताकि नया वीडियो उनको मिल सके। आगे देखा जाए
एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि जैसे एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस जो है, इस स्फीयर का रेडियस मान लिया जाए, इस स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है आपका 100 सेंटीमीटर और इसके पूरे वॉल्यूम में 100 कूलम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पूरे वॉल्यूम में, ओवर ऑल इट्स वॉल्यूम। इट इज ए स्फीयर, एक स्फीयर है ये, और इसके पूरे वॉल्यूम में 100 कूलम चार्ज को क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। इट इज ए स्फीयर and its radius is 100 centimeter and 100 coulomb of charge is uniformly distributed over its volume, then find its volume charge density। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं, तो वीडियो को रोक करके आप लोग बनाएंगे। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर क्या पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो चार्ज बाय वॉल्यूम, और ये बॉडी कैसा है, स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम आई होप सो सब लोग जानते होंगे, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चार्ज हो गया, चार्ज का कितना वैल्यू दिया हुआ है 100 कूलम बाई 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो रेडियस का क्यूब दैट इज 1 का क्या हो गया क्यूब। नाउ वी कैलकुलेट 100 बाई आपका 4 इंटू 22 इंटू 1 का क्यूब 1 आई 7 3 जा 21 उलट के किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए 25 चौका 100, 25 गुणे 21 लगभग ये कट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 21 से कट जाएगा, ज़्यादा है तो 25 से थोड़ा सा कम, इट मीन्स 24 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। मतलब 25 इंटू 21 बटा 22, क्योंकि आपका 22 है तो 21 कट गया, तो आपका इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका 25 से थोड़ा सा कम आएगा। तो कितना हो जाएगा, इतना कूलम पर मीटर क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालें तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज का क्या होगा कूलम और वॉल्यूम का क्या हो गया मीटर क्यूब। इसको प्रोडक्ट करके 22 से डिवाइड कर दिया, दिस इज द एग्जैक्ट। इट्स ओके। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आगे देखा जाए नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आपका दो बॉडी है, दो स्फीयर है, और इन दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है आपका सेम है। और अगर इन दोनों स्फीयर के, ये पहला स्फीयर है ये दूसरा स्फीयर है, और दोनों स्फीयर के चार्ज का रेशियो अगर आपका 1:4 है, 1:4 क्या है 4, तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फिर से क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। देयर आर टू स्फीयर्स एंड बोथ स्फीयर्स हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस इज इन द रेशियो ऑफ 1:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और दोनों स्फीयर के चार्ज का रेशियो 1:4 है, तो इन दोनों स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या हो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो अगर निकालना है तो देखा जाए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और स्फीयर है, ये बॉडी कैसा है स्फीयर, देयर आर टू स्फीयर्स, और अगर ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो रेडियस का तो कोई रिलेशन दिया नहीं, तो रेडियस का रिलेशन जो ये डेटा दिया है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, इससे पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालेंगे।
तो आपका रेडियस का रिलेशन इससे निकाल दीजिए। इन दोनों बॉडी का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, पहला स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी और दूसरा स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो पहला स्फीयर का चार्ज बटा पहला स्फीयर का सरफेस एरिया, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला स्फीयर का रेडियस मान लिया जाए कितना, r1, पहला स्फीयर का रेडियस r1, दूसरे स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, तो दूसरा स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। अभी r1 का स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए, q2 को यहाँ ले आइए। तो q1 अपॉन q2 बराबर r1 अपॉन r2 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो r1 अपॉन r2 बराबर जो आ जाएगा अंडर रूट q1 अपॉन q2। तो आपका q1 अपॉन q2 का वैल्यू कितना दिया है 1:4। तो 1 का रूट कितना होगा 1, 4 का रूट कितना आ गया 2। तो r1 और r2 का जो रेशियो आ गया 1:2 कितना आ गया 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर होता कितना है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पर या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आसान होगा। पहला स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और दूसरा स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहला स्फीयर का चार्ज q1 बटा पहला स्फीयर का वॉल्यूम। पहला स्फीयर का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो पहला स्फीयर का रेडियस क्या एज्यूम किए हैं r1, पहला स्फीयर का रेडियस क्या एज्यूम किए हैं r1, दूसरा स्फीयर का रेडियस क्या एज्यूम किए हैं r2। तो r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय दूसरा स्फीयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो दूसरा स्फीयर का चार्ज बटा दूसरा स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, दूसरा स्फीयर का रेडियस कितना r2, r2 का क्यूब। अब ये ρ1 अपॉन ρ2 बराबर कुछ कटेगा तो काट दीजिए। आपका देखिए इतना बटा इतना q1 बटा 4/3 पाई r1 का क्यूब, ये उलट करके ऊपर चला जाएगा क्या, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब डिवाइडेड बाय कितना हो गया q2। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब आ गया q1 अपॉन कितना हो गया q2। यहाँ कितना है r2 का क्यूब, अब बटा क्या है r1 का क्यूब, इट मींस r2 बटा r1 का क्यूब। तो q1 अपॉन q2 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 1:4 r2 बटा r1 बटा r2 है 1:2। तो r2 बटा r1 कितना हो जाएगा 2:1। तो 2:1 का कितना है क्यूब कर दिया जाए। तो अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, इट मींस कितना आ गया 2:1। 2/1 मतलब 2:1। कहीं डाउट है तो मैसेज करेंगे, थोड़ा सा भी अगर परेशानी है तो, नहीं परेशानी है तो आगे देखा जाए। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसी तरह का अभी चार्ज का रेशियो दिया हुआ था, कभी कहेगा कि दो स्फीयर का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सेम है, रेडियस का ऑर्डर ये, रेडियस का रेशियो ये है, चार्ज का रेशियो क्या हो, उसी तरह से निकालना है। जो सेम है दोनों को इक्वल कर देंगे, उसे एक अननोन डेटा निकाल लेंगे, बाकी नेक्स्ट जो निकालना है वो फाइंड आउट कर दिया जाए। आगे हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिनियर चार्ज डेंसिटी। अब आगे बात किया जाए कूलम्ब्स लॉ। क्या चीज की बात करें हम लोग, कूलम्ब्स लॉ। देखा जाए कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की अगर बात करें यहाँ पर, तो कूलम्ब साहब जैसे हम लोग चार्ज में एक प्रॉपर्टी पढ़े कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि अगर दो सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन काम करेगा। मतलब एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा।
लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। यही निगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नहीं तो कहने का मतलब हुआ आपका कि दो सिमिलर चार्ज अगर रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर दो अपोजिट चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब ये दो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए कूलम्ब साहब ने एक लॉ दिए जिसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लियर कि आपका दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है या कितना फोर्स से रिपेल करता है, उसके लिए कूलम्ब साहब ने एक लॉ दिए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो अब देखा जाए कि आपका कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप सो आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देखा जाए ये आपका कूलम्ब्स लॉ समझा जाए कि ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, ये Q2 चार्ज पार्टिकल है, और आपका ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। अब देखा जाए तो ये दो चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है जिसका चार्ज है Q2। तो कूलम्ब साहब बताया कि दो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसके लिए उन्होंने लॉ दिया था। तो कूलम्ब लॉ कहता है जैसे अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा, ये दोनों निगेटिव चार्ज रिपल्सन फोर्स काम करेगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो ये आपका यहाँ चार्ज पार्टिकल के बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी एक्ट हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट हो सकता है। तो कूलम्ब साहब बताया कि द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, या दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स, क्योंकि कूलम्ब साहब ने इसको दिया था। ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इसी को आप कह सकते हैं कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब साहब बताया कि द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल और कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रहा है, कूलम्ब फोर्स एक्ट हो रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्ट हो रहा है, वह फोर्स जो होगा वह दोनों चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के, ये निगेटिव है कि निगेटिव है इससे कोई मतलब नहीं है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ये अगर मान लो -Q1 तो यहाँ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, +Q1। अगर Q1 है ये लेकिन -Q2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -Q2 नहीं लिखेंगे, यहाँ Q2 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। माइनस साइन केवल नेचर बताएगा कि माइनस, अगर एक प्लस एक माइनस है इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हो रहा है, नेचर बताएगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स का। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड को, पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के मास को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। मतलब कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, and inversely proportional to the square of distance between them। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली। सामने रहेगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नीचे रहेगा मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं, फोर्स ऊपर है और डिस्टेंस नीचे, इनवर्सली, ये सीधे सीधे है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के मास को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे। क्या कांस्टेंट देंगे भाई, सो देखा जाए यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं K Q1 इंटू Q2 अपॉन r², जहाँ K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे या कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। तो कह सकते हैं कि वेयर
K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant, where K is a proportionality constant that is called electrostatic force constant or Coulomb's force constant or Coulomb's फोर्स कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो हमने क्या कहा, अगर कूलम्स लॉ पूछा जाए कि क्या कूलम्स लॉ स्टेट करता है, तो आप कह सकते हैं यहां पर इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज particles is directly proportional to the magnitude of directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of distance between them, between them। क्लियर हुआ आपका? अगर पूछा जाए कि व्हाट इज कूलम्स लॉ, स्टेट द कूलम्स लॉ, तो आप कह सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वही चीज को हमने यहाँ मैथमेटिकली लिखा। ये आपका दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, इसके बीच का जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी के मास को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दिए K, जहाँ K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहेंगे या कूलम्स फोर्स कांस्टेंट कहेंगे। इज इट क्लियर? अब ये K का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। क्या कर सकते हैं, K का जो वैल्यू होगा वह कितना होता है, 1/4πε, जहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहलाता है। या इसी को कह सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन बराबर जो होता है मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ पर K बराबर ये भी लिख सकते हैं आप, आपका 1/4πε इनटू एप्सिलॉन आर। तो आपका ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन द मीडियम जो होगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन particles या between two charge particle in the medium, electrostatic force between two charge particles in a medium। किसी मीडियम में अगर बात किया जाए तो K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना K के लिए K बराबर है 1/4πε0 इनटू एप्सिलॉन r, 1/4πε0 इनटू एप्सिलॉन r Q1 इनटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ ये एप्सिलॉन क्या है, देयर आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो गया, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी
परमिटिविटी, टी सिंगल होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, वेयर एप्सिलॉन नॉट जो होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहलाता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज वैक्यूम और एयर का संख्या। जस्ट लाइक ए कांस्टेंट है, कुछ है नहीं। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि आपका इसी तरह मैग्नेट में अगर फोर्स निकालेंगे तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी होगा, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसलिए परमिटिविटी हुआ, मैग्नेट पढ़ेंगे तो परमिबिलिटी हो जाएगा, नहीं, जस्ट लाइक ए कांस्टेंट। और ये एप्सिलॉन आर क्या है भाई, एप्सिलॉन आर जो हो गया रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम में फोर्स निकाल रहे हैं उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी होता है। इसका एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू अलग अलग होगा। जैसे अगर बात करें हम लोग फॉर एयर के लिए, दिख रहा है नीचे स्पेस है, अगर बात करें हम लोग फॉर एयर के लिए, अगर बात किया जाए फॉर एयर कि अगर एयर की बात करें, फॉर एयर और वैक्यूम कर सकते हैं, एयर और वैक्यूम के लिए अगर बात किया जाए तो एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल आपका एयर में प्लेस्ड है, एयर में रखा हुआ है, तो उन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर यही दोनों चार्ज पार्टिकल मीडियम में रखा हुआ रहेगा तब कितना फोर्स एक्ट होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 × Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहाँ एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम का परमिटिविटी, जो कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। जैसे एयर के लिए 1, आगे हम लोग पढ़ेंगे वाटर के लिए कितना होगा 80, ग्लास के लिए कितना होगा 3 to 4, मेटल के लिए कितना होगा इनफाइनाइट, पेपर के लिए कितना होगा 3.7, मिका के लिए कितना होगा 6.7, मतलब अलग अलग मीडियम, रबर के लिए 6.7। तो अलग अलग मीडियम के लिए आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग। जैसे अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में रखा हुआ है कितना फोर्स लिखेंगे, 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। वाटर में लिखेंगे तो वाटर का लिखेंगे 80 एप्सिलॉन आर का वैल्यू। मेटल में निकालेंगे तो मेटल का एप्सिलॉन आर का वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखा जाए आगे हम लोग बात करते हैं, इतना बात तो समझ गए कि एयर में फोर्स इतना होगा, मीडियम में इतना होगा, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स एयर में निकाला कितना यूज करेंगे, 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच मीडियम में फोर्स निकालना है तो 1/4 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर। अब आगे देखा जाए, जहां Q1 Q2 जो है चार्ज का मैग्नीट्यूड है, R जो है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, R जो हो गया दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा। तो आपका पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 या 22/7। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, ये सब देखा जाए तो फिर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है, 8.85 × 10⁻²। अब अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा, F बटा में आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट को यहाँ भेज दीजिए, F पे यहाँ भेज दिया तो चार्ज का कूलम F यहाँ आ गया तो न्यूटन, और डिस्टेंस है तो मीटर का स्क्वायर। तो आपका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या एप्सिलॉन नॉट का एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं फराड पर मीटर। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻², कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फराड पर मीटर होता है। अब अगर बात किया जाए कि 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू कितना होगा, तो 1/4 एप्सिलॉन का वैल्यू की अगर बात किया जाए तो 9 × 10⁻⁹ कितना होता है, 9। ये पाई का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू, सबका वैल्यू रख दीजिए। तो याद रखना है कि 1/4 न्यूमेरिकल सोल्व करते समय इसका वैल्यू रखना होगा।
तो ये 1/4πε0 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 9 × 10⁹ अब इसका यूनिट निकाला जाए 1/4πε0 का, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये एसआई सिस्टम में हुआ चला, लेकिन अगर सीजीएस सिस्टम में बात किया जाए, इन सीजीएस सिस्टम में अगर 1/4πε0 का वैल्यू यूज करना होगा तो आप कितना यूज करेंगे 1, कितना हो जाएगा यूनिट इसका निकाल लीजिए। एसआई में ये है तो सीजीएस में फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन, मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर है। आप कूलम स्क्वायर, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टैट कूलम, तो स्टैट कूलम का स्क्वायर 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टैट कूलम स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो सीजीएस सिस्टम में 1/4πε0 का वैल्यू 1, एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ इज इट क्लियर? अब ये 1/4πε0 का हो गया। एप्सिलॉन नोट का आप सोच रहे हो सर यूनिट ही कैसे निकाल दिए, इतना आ गया, तो हम लोग देखते हैं कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, ये एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी कैसे फाइंड आउट की। जैसे अभी जस्ट पढ़े आप, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो आपका एप्सिलॉन नोट को यहाँ भेज देंगे, तो एप्सिलॉन नोट बराबर जो हो जाएगा 1/4πAF Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन नोट को यहाँ भेज दिए, F को बटा में ले आए, तो ये Q1 चार्ज है तो इसका यूनिट कूलम, Q2 चार्ज है तो इसका भी कूलम, यूनिट लिख दिया जाए कूलम। चार्ज Q2 भी चार्ज है तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, बटा 4 तो नंबर है, नंबर का यूनिट नहीं होता है। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट, इसका भी यूनिट नहीं होता है। एफ क्या है आपका फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और आपका आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर। तो आपका क्या हो गया कूलम इनटू कूलम, दैट इज आप कह सकते हैं कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन, और मीटर का स्क्वायर में है डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज मीटर का स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब सोच रहे हैं कि सर ये कहाँ से आया, तो ये हम लोग कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे। C बराबर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 × r, तो R बराबर हो जाएगा, ये एप्सिलॉन का यूनिट निकालना है, तो आपका C बटा 4πr हो जाएगा, तो C बराबर होता है 4πε0r, तो C कैपेसिटेंस है तो इसका यूनिट हो गया फराड, और 4π तो नंबर इसका यूनिट नहीं होगा, r डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर, तो एप्सिलॉन का यूनिट हो गया फराड पर मीटर। ये पढ़िएगा कैपेसिटर में, ये बताएंगे कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0 × r, तो यहाँ से एप्सिलॉन का यूनिट निकाले तो C बटा 4πr, C जहाँ कैपेसिटेंस है और कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है फराड, और r रेडियस है इसका यूनिट क्या हो गया मीटर, दैट इज फराड पर मीटर। तो एप्सिलॉन का यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं या फराड पर मीटर कर सकते हैं। आगे देखा जाए हम लोग, ये तो यूनिट निकाल दिए। अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का, कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट क्या होगा, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी क्या होगा। एससी वर्मा का पहला प्रॉब्लम यही है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो देखा जाए डायमेंशनल फार्मूला, अगर बात किया जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नोट, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एक ही बात हुआ। परमिटिविटी फ्री स्पेस का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए, या परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। तो कैसे निकालेंगे फोर्स से, क्योंकि हम लोग पढ़े F बराबर दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो फोर्स एक्ट होता है वह कितना आता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। तो एप्सिलॉन नोट का फाइंड आउट करना है, तो एप्सिलॉन को यहाँ भेज दीजिए, तो एप्सिलॉन नोट बराबर हो जाएगा 1/4πF Q1 × Q2 कितना हो गया r²। तब देखा जाए Q1 आपका क्या है चार्ज, तो चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। आपका जब चार्ज पढ़ा रहे थे, चार्ज क्या है पहला वीडियो जो बताया, वीडियो अपलोड किए हम लोग उसमें बताए हैं, चार्ज का क्या होता है AT, और Q2 क्या है आपका चार्ज, उसका भी क्या होगा आपका AT, क्योंकि आप पढ़े होंगे करंट,
करंट बराबर चार्ज पर इनटू टाइम, तो चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए और टाइम का टी। बहुत सारे किताबों में करंट का डायमेंशन फॉर्मूला आई भी रहता है, तो चार्ज का आई टी भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ए टी ही लिख सकते हैं। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर ए टी। तो आपका चार्ज का ये करंट का डायमेंशन फॉर्मूला ए, टाइम का टी, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया ए टी। तो अब यहाँ पर देखा जाए ये Q1 चार्ज है तो ए टी, Q2 चार्ज है तो ए टी, 4 तो आपका नंबर है और हम लोग जानते हैं कि नंबर का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। और पाई क्या है, एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है और एफ क्या है आपका फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, ml t पर पावर -2। और आपका फोर्स का कैसे आ गया सर, जो नहीं पढ़े हैं 11th में देख लीजिए। फोर्स का होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m और एक्सीलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है l t पर पावर -2। दैट इज फोर्स का क्या हो गया, ml t पर पावर -2। अब देखा जाए आपका फोर्स का ये हो गया, r क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है l, और उसका क्या है स्क्वायर, दैट इज l स्क्वायर हो गया। अब ये क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर में इसको नॉमिनेटर में ले जाएंगे। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ले जाते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो पावर प्लस रहेगा वो माइनस और जो माइनस रहेगा वो प्लस। तो आपका देखिए m पर पावर यहाँ +1 है, नहीं कुछ इसका मतलब +1। इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज m पर पावर कितना आ जाएगा -1। l इंटू एल स्क्वायर दैट इज क्या हो गया एल क्यू। एल क्यू को डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएंगे तो l पर पावर कितना हो जाएगा आपका -3। ये t पर पावर कितना है -2, -2 को ऊपर ले जाएंगे तो t पर पावर +2 और t इंटू टी दैट इज टी स्क्वायर। टी स्क्वायर पहले से है और ये टी स्क्वायर ऊपर गया तो t पर पावर कितना हो गया 4। देखिए ना, t इंटू टी टी स्क्वायर और t पर पावर -2 को ऊपर ले तो टी स्क्वायर। प्रोडक्ट में बेस से का पावर जुटेगा तो +2 कितना हो गया +4। अब आइए यहाँ पर ध्यान दिया जाए a इंटू ए दैट इज कितना हो गया a स्क्वायर। तो ये हो गया एप्सिलॉन नोट का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हुआ आपका, देख लीजिए कहीं कोई डाउट है तो बोला जाए। अगर बात करें इस पर हम लोग एक छोटा सा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ये आपका एप्सिलॉन नोट का हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है चला, देखा जाए तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नोट का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराड पर मीटर। तो अब अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये तो हो गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखा जाए, अगर हम लोग बात करें, देयर इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस इज जनरली आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको देखा जाए, कह रहा है if 2 point charges या if 2 unit point charges, if 2 point charges of unit charge, if 2 unit point charges, unit point charge, if 2 unit point charges are separated by unit distance, then find the electrostatic force between them. Then find the electrostatic force between them in air। मतलब कि एयर में 2 चार्ज पार्टिकल, आपका ये क्वेश्चन है, आपका दिख रहा है आई थिंक सो सबको, हाँ ठीक है। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, आपका कह रहा है इफ 2 यूनिट पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस देन फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन एयर। अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और वह यूनिट पॉइंट चार्ज है, यूनिट पॉइंट चार्ज कहने का मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1, चार्ज का मतलब कूलम, मतलब 1 कूलम का 2 चार्ज नहीं, देयर आर 2 यूनिट पॉइंट चार्जेस। एक पॉइंट चार्ज ये है, दूसरा पॉइंट चार्ज ये है और ये यूनिट पॉइंट चार्ज है या यूनिट पॉजिटिव चार्ज है कह सकते हैं।
नहीं, तो आपका ये यूनिट पॉइंट चार्ज है, मतलब कि वन कूलम का 2 पॉइंट चार्ज है। यूनिट का मतलब एक, जैसे यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम, यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, यूनिट मास मतलब 1 kg, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, यूनिट स्पीड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये यूनिट पॉइंट चार्ज है। यूनिट पॉइंट चार्ज करने का मतलब यूनिट का मतलब 1 होता है, तो ये 1 कूलम का 2 यूनिट पॉइंट चार्ज है, और ये यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब कि 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन एयर, एयर में निकालना है। तो अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल एयर में रहेगा, तो हम लोग जानते हैं कि 2 चार्ज पार्टिकल अगर एयर में रहे तो उसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वह कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ये नहीं होता है, अगर मीडियम में रहता तो एप्सिलॉन r हो जाता। तो एयर में आपका 1/4πε0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना, 9 × 10⁹। 1/4πε0 का वैल्यू ऐसा है सिस्टम में 9 × 10⁹। Q1 मतलब पहला चार्ज, तो पहला चार्ज क्या है 1 कूलम, Q2 दूसरा चार्ज कितना 1 कूलम, r डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यूनिट डिस्टेंस मतलब 1 मीटर, तो 1 मीटर का डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 × 1 1, 1/1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9 × 10⁹। और क्या निकालना है आप, फोर्स, तो फोर्स क्या होगा इतना न्यूटन। और ये दोनों यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये फोर्स का जो नेचर होगा वह कैसा होगा, रिपल्सन। क्लियर हुआ आपका। अब अगर बात किया जाए दूसरा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली कभी कभी पूछता है, जैसे F बराबर आप बात किए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ जो ये फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा, अगर ये डिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो ये फोर्स क्या होगा, घटेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और डिस्टेंस अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब डिस्टेंस घटाइए तो ये फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाइए तो फोर्स घटेगा। नहीं, अगर डिस्टेंस को घटाएंगे तो ये फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। इनवर्सली ये बढ़े तो ये घटे, ये घटे तो ये बढ़े। ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा। देखिए अगर कहेगा कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल को नजदीक लाया जाए, क्या किया जाए, नजदीक लाया जाए, तो दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो नजदीक लाएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। अब कहेगा कि अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो उसके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो कितना टाइम्स हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हाफ कर दीजिएगा तो डिस्टेंस का हाफ करेंगे तो r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर r² बटा 4 उलट के ऊपर चल जाएगा, मैंने पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। जैसे ये देखिए ना, आपका इस कॉन्सेप्ट से समझा जाए कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो कितना फोर्स, पहले वाले फोर्स से कितना टाइम्स हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि ये 2 चार्ज पार्टिकल है और ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अगर अभी फोर्स F एक्ट हो रहा है या F1 एक्ट हो रहा है, अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो फोर्स जो है पहले वाले फोर्स का कितना टाइम्स हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा। तो आपका F1/F2 अगर बात किया जाए, F1/F2 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो F देखिए F ऊपर तो r डिस्टेंस नीचे, तो F1 ऊपर तो इसका डिस्टेंस नीचे, F2 नीचे तो डिस्टेंस ऊपर, तो आपका क्या हो जाएगा r2 बटा r1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली है। अब देखिए आपका पहले डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस क्या हो गया आधा, तो F1/F2 और r2 का जो मान है वो r1 का आधा हो गया, पहले वाले डिस्टेंस का आधा हो गया है, तो r2 का मान हो गया है r/2। अब r1 का मान कितना है r, इसका क्या है होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा r/2 और बटा r से r कट गया, इसका होल स्क्वायर, तो 1/F1 बटा F2 बराबर कितना हो गया 1/4, तो F1 बराबर F2 कितना हो गया 4। इसका मतलब कि आपका अगर डिस्टेंस हाफ करेंगे तो जो नया फोर्स होगा, F2 का मान निकालना है, ये F2 का मान निकालना है, नया फोर्स क्या होगा, तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 4 × F1, मतलब पहले वाले फोर्स का वह कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इतना दिमाग में लगाना, डायरेक्ट सोचना है कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r² के,
डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो ये r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बटा 4 लौट के ऊपर जाएगा, पहले वाले मान का कितना गुना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर हुआ आपका। हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैंने 2 पॉइंट चार्ज अगर वेक्टर फॉर्म में है तब कूलम्स लॉ कितना काम करेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगले क्लास में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।